हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। अभी हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। गुप्ता एंड गुप्ता बुक का रेफरेंस लेंगे, उसी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब ये ही बुक क्यों? क्योंकि ये बुक स्टूडेंट्स में जनरली पॉपुलर होता है और सबके पास ये बुक रहता है, इसलिए इसी बुक का क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग अभी करने वाले हैं। और थ्योरी क्यों नहीं कर रहे हैं? और थ्योरी को मैं यूट्यूब में अपलोड भी नहीं किया हुआ हूँ। तो एक्चुअली में क्या है, ये इजी सब्जेक्ट है और इसका नोट्स वगैरह जो है आसानी से अवेलेबल है। यूट्यूब में भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर अपने पास यानी कि कोचिंग वगैरह किए होंगे तो आपके पास भी होगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको कराऊंगा और उसको हर एक क्वेश्चन को जिसमें लगेगा मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज़ इतना मैं आपको रिकॉल कर दूंगा कि ये टॉपिक है और उस तरह से हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये ऐसा टाइप का कुछ स्क्रीनशॉट खींच लिया हूँ बढ़िया से। ये आपको आई थिंक दिख रहा होगा। 480 पिक्सल में आप लोग करके देखना वीडियो को, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरली आपको दिखेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागपुर रोड प्लान फार्मूला वेयर प्रिपेयर्ड बाई। तो नागपुर रोड प्लान फार्मूला ये आपका फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान है। ठीक है ना, फर्स्ट 20th रोड प्लान। अब देखो, फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड था। सेकेंड का नाम मैं पूछूंगा तो क्या बोलोगे? क्या था आपका? बॉम्बे रोड प्लान, है ना, याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से। और उसके बाद थर्ड क्या था आपका? तो लखनऊ रोड प्लान। तो एल बस लिख देता हूँ, लखनऊ, LAKH ऐसा करके। और उसके बाद फर्स्ट क्या था आपका? नागपुर था। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद आ गया। इसके बाद फिर नागपुर रोड प्लान कब से कब तक चला था? 1943 से 1963 तक चला था, लेकिन ये 2 साल पहले ही ख़त्म हो गया था, 1961 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर बॉम्बे वाला कब स्टार्ट हुआ था? तो 1961 में स्टार्ट हुआ था और ख़त्म कब हुआ था? 1981 में ख़त्म हुआ था। लखनऊ वाला कब स्टार्ट हुआ था? 1981 में स्टार्ट हुआ था, जैसे ही आपका बॉम्बे ख़त्म हुआ। और उसके बाद फिर 2001 तक लखनऊ रोड प्लान भी चला था। ये 20-20 साल का प्लान था। ठीक है, जिसमें हम लोग नहीं, मतलब जयकार कमेटी था, उसके द्वारा ही ये प्लान दिया गया है 20 साल का। 20 साल में क्या, रोड डेवलपमेंट का प्लान, है ना। तो बस यही था। आगे समझ में थोड़ा बहुत। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में पूछा ये है कि नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला जो है किस रोड पे, मतलब उसका रोड पैटर्न क्या था? तो उसमें स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न था। ठीक है, ये पढ़े होंगे। 4-5 प्रकार के रोड पैटर्न हम लोग पढ़े हैं ना, मतलब हम लोग जो ऑफलाइन पढ़ा होगा मेरे से वो लोग पढ़े होंगे। तो क्या क्या पढ़े थे? पहला क्या था आपका? पहला था आपका ब्लॉक, मतलब रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न था। सेकंड में हम लोग क्या पढ़े थे? आपका स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पढ़े थे, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न भी पढ़े थे। तो ऐसा करके बहुत सारे पैटर्न्स हम लोग पढ़े हुए थे। तो उसी में आपका जो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न से नागपुर रोड प्लान फार्मूला था। ठीक है, और दिल्ली का एग्जाम्पल हम लोग किसके लिए लेते थे? स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न में लेते थे। और उसके अलावा जब मैं चंडीगढ़ बोलता था, चंडीगढ़ किसका एग्जाम्पल हो जाता था आपका? रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न का था। तो ऐसा करके हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, और उसके अलावा हेक्सागोनल पैटर्न भी होता है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता था और जनरली उसको अपन कंसिडर भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एकदम ज़्यादा डिटेल बताऊंगा ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल करने की कोशिश करूंगा उस टॉपिक के बारे में। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हम लोग आते हैं, जिसमें आपको बोला है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है। नागपुर रोड प्लान फार्मूला जो है वेरी लार्ज सिटी के लिए था क्या? नहीं था। ठीक है ना, वेरी लार्ज पॉपुलेशन के लिए नहीं था। सेकंड में क्या बोल रहा है कि नागपुर रोड प्लान फार्मूला जो है आपका 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के लिए, मतलब उसमें ये टारगेट रखा गया था क्या? गलत है। उसमें कितना टारगेट रखा गया था? 16 किलोमीटर रखा गया था ना। 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इतना रोड बनाने का टारगेट रखा गया था। जबकि बॉम्बे में सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान में कितना टारगेट रखा गया था? जस्ट डबल, 32 किलोमीटर का टारगेट रखा गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर लखनऊ के बाद, हाँ लखनऊ में ही थर्ड जो 20 ईयर था वो लखनऊ था। तो लखनऊ में आपका 82 किलोमीटर का टारगेट रखा गया था पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में। तो आपका ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन सही है। क्या? सेकेंड 20 ईयर मतलब बॉम्बे रोड प्लान के बारे में बता रहा है, 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाने की बात कही गई थी। बिल्कुल सही है।
नागपुर रोड प्लान फार्मूला में मतलब फर्स्ट 20 ईयर में आपका कोई भी एक्सप्रेसवे बनाने की बात नहीं कही गई थी। सेकंड में आपका 1600 था और थर्ड में कितना था, 2000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही गई थी। मतलब कि जो सेकंड 20 ईयर रोड प्लान था उसी में आपका एक्सप्रेस हाईवे का कंसेप्ट आया था, एक्सप्रेसवे का कंसेप्ट आया था, है ना। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर थर्ड मतलब डी ऑप्शन में क्या लिखा है, वैसे सही तो आपको पता चल गया सी ऑप्शन है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। सेकंड 20 ईयर प्लान अलाउड द डिडक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक, तो ये भी आपका काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा पहले का ऑप्शन क्या था, डी ऑप्शन था। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ द सर्वे इन हाईवे अलाइनमेंट, तो ये भी मैं बताया था, अच्छे से बताया था कि सबसे पहले हम लोग मैप स्टडी करते हैं। मैप स्टडी में क्या होता है आपका, मैप स्टडी में मतलब हमको हाईवे बनाना है तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हम लोग मैप में ही डिसाइड कर लेते हैं कि मान लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अपने को रोड बनाना है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हम लोग क्या करेंगे, मैप में ही ड्रॉ कर लेंगे ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए, मतलब बिना साइट में जाए, बिना लोकेशन में जाए। ठीक है, तो वो इसलिए सबसे पहले मैप स्टडी करेंगे। और मैप स्टडी करने के बाद सेकंड में हम लोग क्या करते थे, रिकॉग्निशन सर्वे करते थे। रिकॉग्निशन सर्वे क्या होता था आपका, जिसमें हम लोग एक्चुअल में साइट में जाते थे और वो चीज़ को देखते थे जो मैप में देखना पॉसिबल नहीं होता था। जैसे कि मैप में हमको पता नहीं चलता कि मंदिर कहाँ पर है, कोई पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे नहीं पता चलेंगे, तो वो चीज़ हम लोग जब साइट में तब तक नहीं जाएंगे जब तक नहीं पता चलेगा। तो रिकॉग्निशन सर्वे में वही सब चीज़ करते हैं। और उसके बाद फिर आता है आपका प्रिलिमिनरी सर्वे। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी सर्वे में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेज परफॉर्म करते हैं, है ना। और उसके बाद फिर लास्ट में आता है आपका डिटेल सर्वे, इसमें हम लोग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी ऑप्शन दिख रहा होगा। मैप स्टडी करेंगे, फिर रिकॉग्निशन सर्वे करेंगे, फिर प्रिलिमिनरी सर्वे करेंगे और उसके बाद डिटेल सर्वे करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि केम्बर का शेप पूछ रहा है, लेकिन कौन से रोड के लिए, सीसी यानी कि आपका सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए। तो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए जो बेस्ट शेप होता है केम्बर का, वो क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको पूछता कि बेस्ट शेप बताइए पेवमेंट के लिए या फिर रोड के लिए, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि कौन सा रोड है, बस रोड के लिए बताइए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एजेस में और पैराबोलिक सेंटर में। मतलब इसी क्वेश्चन का डी ऑप्शन देखोगे, अगर ऊपर में देखना, इधर मैं बता रहा हूँ, तो ये देखो, ये डी ऑप्शन में ऊपर में क्या बताया गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेट एंड पैराबोलिक, तो वो आंसर हो जाता है। लेकिन अभी हमको ये नहीं पूछा, हमको क्या बोला है कि सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के लिए बताइए कि बेस्ट शेप कौन सा है, तो स्ट्रेट लाइन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि वाटर बाउंड मैकेडम रोड के लिए, WBM रोड के लिए हमको क्या पूछ रहा है, केम्बर पूछ रहा है। अच्छा, केम्बर तो पता होगा ना, केम्बर मतलब कि जो ड्रेनेज पर्पस से, रोड में ड्रेनेज पर्पस से जो हम लोग स्लोप प्रोवाइड करते हैं थोड़ा सा, ताकि पानी वहाँ पर रुक ना जाए। पानी अगर बरसात का पानी या फिर कोई सा भी पानी हो, वो रोड से आपका ड्रेनेज सिस्टम में साइड में चल दे, है ना। इसलिए हमको केम्बर प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, यही एकमात्र रीज़न होता है, मतलब पर्पस होता है केम्बर का। ठीक है, टू ड्रेन आउट द वाटर फ्रॉम आवर रोड्स या फिर पेवमेंट। तो यहाँ पर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, वाटर बाउंड मैकेडम रोड के लिए केम्बर कितना प्रोवाइड करते हैं। तो इसका एक टेबल था, अगर याद होगा तो, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि हेवी रेनफॉल, इसको मैं टेबल को ही मैं बना देता हूँ, देखना एक बार। हेवी रेनफॉल इधर लिख देता हूँ, ठीक है, हेवी रेनफॉल, और एक तरफ मैं लिख देता हूँ लाइट रेनफॉल। अच्छा, हेवी रेनफॉल या फिर हिली एरिया, ठीक है ना, हिली एरिया या फिर हेवी रेनफॉल, दोनों के लिए एक ही होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, तो सबसे पहले सीसी रोड या फिर हम लोग लिखते हैं बिटुमिनस रोड। ठीक है, तो बिटुमिन ऐसा करके लिख देता हूँ, बिटुमिनस रोड। इसके लिए हम लोग कितना केम्बर प्रोवाइड करते थे, 1.7 करते थे आपके लाइट के लिए, और हेवी के लिए हम लोग 2% प्रोवाइड करते, ये सब परसेंट में है। नेक्स्ट सीसी रोड के बाद इसके बाद हम लोग लिखते हैं थिन बिटुमिनस, थिन बिटुमिनस। ठीक है, तो थिन बिटुमिन के केस में आपका कितना हो जाता था, 2% एंड 2.5% हो जाता था। ठीक है, और उसके बाद WBM के केस में, WBM या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्रेवली रोड,
ठीक है। ग्रेवली रोड जो है आपका, देखे होगे ना WBM रोड यार, पत्थर वाला रोड, वैसा पत्थर वाला नहीं, मतलब क्या बोलना चाहिए, गिट्टी वाला रोड, जिसमें हम लोग ऊपर में डामर वामर नहीं बिछाए हैं, बस गिट्टी को ही क्या कर दिए हैं, रोलर मशीन से चला दिए हैं। तो यहाँ पर से आ जाएगा आपका 2.5% और 3%। तो आपका इसके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं एक रो में और लिख देता हूँ, अर्थन रोड या फिर जो कि मिट्टी वाला रोड गांव वगैरह में, तो यहाँ पर से 3% और 4% ऐसा करके हम लोग पढ़ते थे। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो लिख भी सकते हो, मैं बताते जाऊँगा। तो इसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा ये बताओ। हेवी रेनफॉल के लिए पूछ रहा है, WBM रोड में पूछ रहा है, तो 3% आंसर हो जाएगा। 3% मतलब अप्रॉक्स कितना हो जाएगा आपका 1/30, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। 3% को कैसे चेंज करोगे, 3/100 कर दोगे तो ये आंसर आएगा आपका 1/33 आएगा। तो 1/33 मतलब 1/30 अप्रॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए तो आपको फार्मूला पता होगा, तो आराम से बन जाएगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, 0.278v इंटू टी प्लस क्या करते थे हम लोग, v² डिवाइडेड बाई 254 f प्लस माइनस s%, ऐसा करके। तो यहाँ पर से आप लोग बता दोगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो स्पीड पे भी डिपेंड करता है, रिएक्शन टाइम पे भी डिपेंड करता है, इफिशियंसी ऑफ ब्रेक पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, यही तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होता था। तो इफिशियंसी ऑफ ब्रेक मतलब ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद देखते हैं when the part travel along the road surface is more than the circumferential movement of the wheel due to the rotation and the result in। इसमें हम लोग पढ़े थे ट्रांसलेशनल मूवमेंट और क्या पढ़े थे, सर्कुलर मूवमेंट, या फिर जिसको हम लोग रोटेशनल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसलेशनल मूवमेंट अगर ज़्यादा होता था सर्कुलर मूवमेंट से, ठीक है, तो मतलब कि ट्रांसलेशनल मूवमेंट ज़्यादा सर्कुलर मूवमेंट से, मतलब अब इसका एग्जांपल क्या बताया था मैं, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अचानक से जब आप गाड़ी चला रहे हो और ब्रेक लगा दो। ठीक है ना, इमेजिन करना गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अपना हायाबुसा चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो फिर क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया अचानक से, तो क्या हो गया, गाड़ी का चक्का तो रुक गया, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया। चक्का रुक जाने के बाद भी वो थोड़ा सा फिसल के गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीड बोलते हैं। ठीक है, और जो मार्क पड़ता है ना चक्के का, वही स्कीड मार्क कहलाता है। तो स्कीड के केस में क्या होता है, ट्रांसलेशनल मूवमेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सर्कुलर मूवमेंट। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। स्कीडिंग के बारे में ही वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक बार पढ़ लो समझ में आ जाएगा। व्हेन पार्ट ट्रेवल अलॉन्ग द रोड सरफेस इज मोर, ठीक है, देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील ड्यू टू रोटेशन। तो क्या चीज़ पूछ रहा है वो, स्कीडिंग के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, स्लीपिंग क्या होता है बोलोगे, तो स्लीपिंग के लिए मैं क्या बोला था आपको, एग्जाम्पल लेके चलना है कि आप क्या किए हैं, अचानक से गाड़ी को स्टार्ट किए हैं, ठीक है, एक्सेलरेट किए हैं। मतलब होता है नौसिखिया लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, सेल्फ स्टार्ट किए और उसके बाद घाँ से एकदम क्या किए, एक्सेलरेट कर दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, गाड़ी तो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उनका चक्का ही रोड में पहले घूमा, थोड़ा देर घूमा और उसके बाद आगे बढ़ा। ठीक है, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, स्लीपिंग बोलते हैं। आ गया समझ में, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट। आगे बढ़ते हैं अब 8th नंबर क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन में अब क्या होगा, यहाँ पर आपका सर्कुलर मूवमेंट क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांसलेशनल मूवमेंट, है ना। उसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन पेवमेंट सरफेसेस। अब ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, फ्रिक्शन कब कम होगा, जब आपका सरफेस स्मूथ होगा और गीला होगा, ठीक है ना, तभी ना आपका फ्रिक्शन कम होगा। आगे बढ़ें, 9th नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको पूछ रहा है कि शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एजेस शुड बी। शोल्डर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, रफर होता है एज़ कम्पेयर टू आपका जो कैरिएज वे होता है, मतलब मेन रोड के कंपैरिजन में। ठीक है, और उसके अलावा उसका केंट भी क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब उसमें जो कैम्बर प्रोवाइड करते हैं वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा। और क्या बोल सकते हो, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी लेकिन कम होती है ऐसा नहीं है, वो भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये शोल्डर क्या होता है, वो इमरजेंसी पर्पज़ से गाड़ी जहाँ पर आके रुकता है, ठीक है ना, रुकता है। तो अब ट्रक आके रुकेगा, वहाँ खड़े होगा, तो उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी तो अच्छा होना चाहिए ना। भले वो रफर होना चाहिए, भले उसमें हम लोग सॉलिड मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे, मतलब सीसी रोड मतलब कंक्रीट या फिर बिटुमिन का नहीं बनेगा,
लेकिन फिर भी उसकी बीयरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ऑप्शन पढ़ो, रफर देन ट्रैफिक लेन, ये तो सही बोल रहा है। स्मूथर देन ट्रैफिक लेन, ये तो गलत बोल रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सेम कलर एज डेट पेवमेंट, ये तो गलत बोल रहा है। कलर उसका अलग होता है, जो मेन आपका पेवमेंट है उसके कंपैरिजन में जो शोल्डर प्रोवाइड करोगे आप लोग रोड के साइड में, उसका कलर अलग होता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, वेरी लो लोड बीयरिंग कैपेसिटी, ये भी गलत है। मैं बताया हाई लोड बीयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, तो ऑप्शन ए ही सही लग रहा है, बाकी सब गलत है। रफर देन क्या होना चाहिए, ट्रैफिक लेन होना चाहिए, शोल्डर। आगे बढ़ें, दिख रहा था ना ऊपर में, देखो 9th क्वेश्चन, ठीक बन गया। अब आगे देखते हैं। उसके बाद 10th नंबर के क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, केम्बर इन द रोड इज़ प्रोवाइडेड फॉर। बताया केम्बर का सिर्फ एक पर्पस होता है, इफेक्टिव ड्रेनेज के पर्पस से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताया गया है, कंपेयर टू लेवल सरफेस ऑन डिसेंडिंग ग्रेडियंट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज़। फिर से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला ऊपर में मैं बताया था क्या, ये आपको दिख रहा होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो इस सेम फार्मूला में अगर आपको पता है तो आप लोग बता दोगे इसका आंसर, कंपेयर टू द लेवल सरफेस, जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट होगा तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज़्यादा होगा कि कम होगा। यहाँ पर देखो ना, एफ प्लस माइनस एस परसेंट लिखा हूँ, जब आपका असेंडिंग ग्रेडियंट होता तो प्लस में करता, प्लस, और डिसेंडिंग ग्रेडियंट होने से हम लोग माइनस करेंगे। तो आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट का क्वेश्चन है तो माइनस करोगे तो जो डिनोमिनेटर में नीचे में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, जिसके कारण आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोर। आया समझ में, कंपेयर टू द लेवल सरफेस, जब हम लोग डिसेंडिंग ग्रेडियंट की बात करेंगे तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब असेंडिंग ग्रेडियंट की बात करेंगे तो वहाँ पर प्लस हो जाता, ठीक है ना, प्लस लेते अपन, प्लस साइन लेते, और उसके कारण आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ जाता, इसलिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस घट जाता, ठीक है। उसके बाद 12th नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है आपको, ऑन सिंगल लेन रोड विद 2-वे ट्रैफिक द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू। मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है जब आपका सिंगल लेन रोड है। तो अब देखना इधर, आपका सिंगल लेन रोड मतलब समझ रहे हो, सिर्फ एक ही लेन है, और एक लेन जनरली कितने विड्थ का होता है, 3.75 मीटर का होता है, अगर पता होगा तो इसी पतले से रोड में ही आप लोग मतलब एक डायरेक्शन में जा भी रहे हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ भी रहे हो, ठीक है, मतलब दोनों अलाउ है, जाना आना दोनों अलाउ है। तो इस छोटे से रोड में ही जब आपका अपोजिट डायरेक्शन से भी गाड़ी आ रहा है तो उस केस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो नॉर्मल केस में था उससे बढ़ नहीं जाएगा, क्योंकि होगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन से जो गाड़ी आ रहा है वो मजबूर होगा आपके लेन में आने के लिए भी जब वो ओवरटेक करेगा तो, और जब इस केस में आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ नहीं जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से भी गाड़ी आ रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में आपका बढ़ नहीं जाएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जस्ट दुगुना हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो वही चीज़ है आपका, आ रहा है समझ में, तो 2 टाइम द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब 13 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बोल रहा है कि डिजायरेबल लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन एज कम्पेयर टू IRC रिकमेंडेशन। देखो सबसे पहले ओवरटेकिंग जोन क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए, नाम से ही क्लियर है, ऐसा जोन जहाँ पर ओवरटेकिंग अलाउ होगा, ठीक है, जहाँ पर मुख्य रूप से उस जोन को सिर्फ इसी पर्पज से बनाया गया है कि गाड़ी आसानी से ओवरटेक कर ले, ठीक है। तो डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन पूछ रहा है। मैक्सिमम जब पूछेगा तो हम लोग लेते हैं 5 टाइम्स, और जब मिनिमम बोलता है या फिर मिनिमम को वो लिमिटिंग भी बोल सकता है, तो मिनिमम के केस में हम लोग 3 टाइम्स लेते थे। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखने वाला चीज़ है। ओवरटेकिंग जोन क्या होता है समझ में आ गया, डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन कितना होता है, तो 5 टाइम्स ऑफ द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है, और मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन कितना होता है, तो 3 टाइम्स ऑफ द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स। अब 14 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज ऑलवेज। अब हमको ये भी पता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है वो सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा जो होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है, और सबसे बड़ा जो होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जनरली हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, ये उसी केस में प्रोवाइड किया जाता है जब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। याद रखना, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस तब प्रोवाइड किया जाता है जब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है, और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, ठीक है।
आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे छोटा कौन सा होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर से आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, रिएक्शन टाइम मतलब क्या समझते हो, रिएक्शन टाइम, अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, एकदम अचानक से बढ़ जाता हूँ मैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। सबसे पहले तो रिएक्शन टाइम को समझो। रिएक्शन टाइम मतलब कि जैसे कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से कुछ ऑब्स्टेकल आ गया सामने में, ठीक है, कोई भी गाय आ गया सामने में या फिर कोई भी चीज़ आ गया सामने में, तो जिसके कारण अपने को ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ब्रेक लगाने से पहले जो हमारा दिमाग संकेत भेजेगा, दिमाग में जो संकेत पहुँचेगा, ठीक है, और उसके बाद उस चीज़ को समझेगा और उस समझने के हिसाब से डिसीज़न लेगा। तो डिसीज़न लेने से पहले तक जो आपका टाइम लॉस हो जाता है, ठीक है ना, हमारे दिमाग को समझने में, उसी को रिएक्शन टाइम बोलते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन टाइम का जो वैल्यू होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए 2 सेकंड होता है, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू। और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के केस में हम लोग 2.5 सेकंड लेते हैं। और एक और होता है जिसको हम लोग आगे देखेंगे, जो कि 0.7 सेकंड होता है। वो क्या होता है उसको मैं भूल रहा हूँ, क्या बोलते थे यार उसको, सेटबैक डिस्टेंस बोलते थे शायद। तो उस केस में क्या होता है, 0.7 सेकंड के आसपास होता है, ठीक है। तो खैर इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा था, रिएक्शन टाइम इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग स्पीड, गलत है। जब स्पीड बढ़ेगा तो रिएक्शन टाइम घट नहीं जाएगा। जब एकदम तेज़ी से आप गाड़ी चला रहे हो तो सामने में अचानक से ऑब्स्टेकल आ गया तो रिएक्शन टाइम आपके पास बहुत कम मिलेगा, आपको रिएक्शन करने का टाइम, ठीक है। और स्लो में गाड़ी चलाओगे तो आपको ज़्यादा रिएक्शन टाइम मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं ना, गाड़ी आराम से चलाना चाहिए, ठीक है, ताकि सामने से कुछ आपका ऑब्स्टेकल वगैरह आ गया तो आप बच सकें, है ना, वही चीज़ है। उसके बाद हम लोग 16 नंबर के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इफ़ स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 60 मीटर, इफ़ स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 60 मीटर देन द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होता है। देखो जब स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका 60 मीटर है तो उसी के बराबर आपका क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी हो जाएगा, और उसी के बराबर हेडलाइट साइड डिस्टेंस भी होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर नहीं पता होगा तो बता देता हूँ, ये वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसमें आप गाड़ी को बिना किसी को ठोके रोक सकें, ठीक है ना, यही हुआ साधारण भाषा में, मतलब बिना एक्सीडेंट हुए आप गाड़ी को रोक सकें ताकि एक्सीडेंट से बच सकें, तो वही स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस मतलब जो आपका हेडलाइट का जो रे निकल रहा है वो इतना मतलब दूर तक पहुंच रहा है कि आप लोग एक्सीडेंट से बच सके। रात के समय में जाहिर सी बात है, ठीक है ना, उतना दूर तक फैले या फिर उतना दूर तक आपको दिख जाए कि आप लोग गाड़ी को रोक सकें, तो वो हेडलाइट दोनों एक ही चीज़ है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस। रात में आपका हेडलाइट साइड डिस्टेंस हो जाएगा, काम आएगा, ठीक है। और जितना आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा उसी के बराबर मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन में बढ़े आगे, 17 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको पूछ रहा है द इफेक्ट ऑफ द ग्रेड ऑन सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ग्रेड का क्या इफेक्ट होता है किसमें, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में। ग्रेड दो प्रकार का हो सकता है, असेंडिंग ग्रेडियंट, डिसेंडिंग ग्रेडियंट। समान भाषा में बोले तो चढ़ान और ढाल, ठीक है। तो चढ़ान और ढाल दोनों ही केस में ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस वाला चीज़ है, ठीक है। जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाह रहे हैं, फ्लैटर सरफेस में करना, फ्लैटर सरफेस से कंपेयर करना, ठीक है ना, मतलब फ्लैट रोड से कंपेयर करोगे। जब आपका चढ़ान है तो चढ़ान में जब ओवरटेक करना चाहोगे किसी गाड़ी को तो चढ़ान में भी आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, पिकअप कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और वही ढुलान की बात करेंगे, ठीक है ना, मतलब ढाल की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जिसको आप ओवरटेक करना चाह रहे हो वो भी एकदम तेज़ गति से चलेगा, क्योंकि ढाल में हर गाड़ी तेज़ में चलता है, तो उस कारण से आपको और ज़्यादा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, उसके कारण से ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। एकदम कॉमन सेंस वाला चीज़ है, ये सब बताना नहीं चाहिए वैसे। तो खैर इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, टू इंक्रीज इट ऑन बोथ, ठीक है ना, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ग्रेड। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, द रूलिंग डिज़ाइन स्पीड ऑन नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर दी आरसी। अब ये तो याद करने वाला चीज़ है यार। नेशनल हाईवे में अगर पूछोगे कि कितना रूलिंग स्पीड होना चाहिए तो 100 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। एक्सप्रेस हाईवे में बोलोगे तो 120 होना चाहिए। स्टेट हाईवे में बोलोगे तो 80 होना चाहिए, ठीक है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में बोलोगे तो 70 होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है, नेशनल हाईवे के लिए बोल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। द टेरेन में बी क्लासीफाइड एज रोलिंग टेरेन।
तो इसका भी एक टेबल है, ठीक है। रिकॉल कर देता हूँ, अप टू 10% के लिए कितना होता था, मतलब किसके लिए लेते थे हम लोग, प्लेन टेरेन के लिए लेते थे। ग्रेडियंट पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में, ग्रेडियंट पूछ रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेन के लिए, तो अप टू 10% लेते थे हम लोग प्लेन टेरेन के केस में। टेरेन मतलब सरफेस को ही बोलते हैं, ठीक है। ट्रेन मत बोलना, ट्रेन अलग चीज़ है, टेरेन अलग चीज़ है, ठीक है। उसके बाद फिर 10 to 25% होता है आपका कौन से केस में, रोलिंग टेरेन के केस में। रोलिंग मतलब थोड़ा सा पठारी इलाका हो गया, और फिर और उससे ऊपर वाले इलाके में, पहाड़ी इलाकों में मतलब हिल में अगर चल दें तो 25 to 60% हो जाता है आपका ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट जो है 60% से भी ज़्यादा हो जाएगा स्टीप टेरेन के केस में। स्टीप मतलब क्या हो जाएगा, पहाड़ जो तीखा स्लोप होता है ना, एकदम तीखा, ठीक है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग 80 डिग्री में ऐसा टाइप का, वैसा टाइप का स्लोप। उसके बाद फिर देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि बी आपका विल ट्रैक है एंड एच आपका हाइट ऑफ दी, ये सब दिया गया है। इसमें आपको पूछ रहा है कि हम लोग हम लोग स्किडिंग और ओवर टर्निंग से कैसे बच सकते हैं, ये पूछ रहा है आपको 20 नंबर के क्वेश्चन में। तो इसके लिए एक मैं डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा। ये मान लेते हैं आपका एक गाड़ी है और ये उसका चक्का है। आप लोग मान लो किसी गाड़ी को पीछे से देख रहे हो, वो आपके सामने आगे चल रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो इस गाड़ी का मान लेते हैं ये वेट है, ठीक है ना। W इक्वल टू कितना होता है mg, तो W को वेट मान लिया हूँ। और ये जो चल रहा है आपका, ये इसका रोड में चल रहा है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट साइड को इसका मान लेते हैं ये इनर एज है, ठीक है। मतलब मान रहे हैं कि हम लोग गाड़ी कहाँ चल रहा है, आपका कर्व में चल रहा है। कर्व में मतलब मोड़ में चल रहा है, तो ये आपका इनर एज हो जाएगा। और मोड़ में जनरली हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इनर एज, और ये क्या हो जाएगा उसका आउटर एज हो जाएगा, ठीक है। तो आउटर एज में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग P से डिनोट कर देते हैं। आगे समझ में। तो हम लोग पढ़ते थे P/W। P/W को हम लोग क्या बोलते हैं, I बोलते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू आपकी कम होना चाहिए B/2H से, अगर आप बचना चाहते हैं किससे, ओवर टर्निंग से, टू अवॉइड द ओवर टर्निंग। और अगर आप स्कीडिंग से बचना चाहते हैं तो I यानी कि P/W का वैल्यू F से भी कम, यानी कि लेटरल जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था, लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उससे भी आपका कम होना चाहिए। लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल दो प्रकार का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, अगर नहीं पता है तो बता दूं। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फ्रिक्शन मतलब तो पता होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा तो वो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होगा। लेटरल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा उसको हम लोग लेटरल फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों से ही कम होना चाहिए अगर हम लोग बचना चाहते हैं, दोनों से। कौन दोनों से, क्वेश्चन में बोला है ना। तो देन अवॉइड द ओवर टर्निंग एंड स्कीडिंग। आपको चाहते हैं कि आपका गाड़ी ना तो ओवर टर्न हो ना स्कीड हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका P/W का वैल्यू, ठीक है, किससे कम हो, तो लेस देन B/2H एज वेल एज लेस देन लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 में आपको पूछ रहा है मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन। किस केस में पूछ रहा है, मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन में पूछ रहा है, प्लेन टेरेन के लिए पूछ रहा है। तो सुपर एलिवेशन हम लोग कितना लेते थे, सुपर एलिवेशन का भी 3 कंडीशन होता है, 7%, 10% और 4%। 7% प्लेन टेरेन के केस में, 10% हिली एरिया के केस में और 4% आपका अर्बन एरिया में लेते थे। तो ये आपका किस केस में पूछ रहा है भाई, प्लेन टेरेन के केस में पूछ रहा है। तो 7%, 7% मतलब 7/100, और 7/100 मतलब 1/14.5 अप्रॉक्स, मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो ये क्या है, 1/15 है ना ये, तो 1/15 लिखा है, तो 1/15 आंसर हो जाएगा लगभग। आगे बढ़ें अब 22 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको पूछ रहा है कि फॉर द डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन स्पीड इज़ रिड्यूस बाय। देखो डिज़ाइन सुपर एलिवेशन, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। एक होता है आपका सुपर एलिवेशन, ठीक है। सुपर एलिवेशन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू होता है आपका V² डिवाइडेड बाई 127R। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है,
अगर आपको सुपर एलिवेशन निकालने के लिए बोला तो यही फॉर्मूला आप लोग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पूछ रहा है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम ऐसा करके, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ये एक आइडियल केस होता है, हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम ई लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, एफ को निगलेक्ट कर देते थे, एफ को 0 मान लेते थे, मतलब ये मानते थे हमको कि लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमारा गाड़ी उस फ्रिक्शन के बिना ही क्या हो रहा है, ओवरटर्निंग और स्कीडिंग से बचा ले रहा है अपने आप को। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते थे कि E इज इक्वल्स टू क्या होगा, v²/127r हो जाएगा, मतलब एफ हाफ का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के केस में हुआ। थर्ड केस आता था जब हम लोग डिज़ाइन करते थे, तो डिज़ाइन सुपर एलिवेशन आता था, ठीक है ना। डिज़ाइन सुपर एलिवेशन जो होता था, इसमें हम लोग कंसिडर क्या करते थे कि जो स्पीड ऑफ व्हीकल है वो हम लोग कितना लेंगे, केवल 75% ही लेंगे, मतलब गाड़ी के स्पीड को हम लोग 25% रिड्यूस कर देते थे, ठीक है। तो मतलब v इज इक्वल टू 0.7v लेते थे। तो यहाँ पर से हम लोग क्या पुट कर देंगे, फॉर्मूला सेम होता था v²/127r, तो यहाँ पर 0.75v ले लेते थे और डिवाइडेड बाई 127r करते थे, और फिर इसका रिजल्ट एक्चुअली में निकल के आता था, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने से 225r, ठीक है, v²/225r। तो यही चीज़ हम लोग लेते थे डिज़ाइन सुपर एलिवेशन के केस में, ठीक है। तो 22 नंबर के क्वेश्चन में वही पूछा है, डिज़ाइन जब कर रहे हैं, मतलब डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई, स्पीड को हम लोग कितना रिड्यूस करते हैं, तो 25% रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हम लोग केवल 75% ही स्पीड लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा डिटेल हो जा रहा है क्या, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। पता होगा तो स्किप कर करके देखो, जो पहली बार पढ़ रहे हो उसको भी मदद मिले, है ना। तो वही है कि ये जो लेक्चर है, मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके लिए तो बेनिफिशियल हो ही, जो आपका थ्योरी पढ़ चुका है, और जो नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आए, तो इसलिए। तो आगे देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, ऑन a horizontal curve if pavement is kept horizontal across the alignment then the pressure on the outer wheel will be, ठीक है। मतलब जब हम लोग मोड़ में, नॉर्मल भाषा में बात करें तो मोड़ में हमारी गाड़ी चल रही है, तो हम लोग आउटर एज की ओर देखना थोड़ा सा झुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो इसलिए जो आउटर व्हील होगा उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो वही चीज़ तो बोल रहे हैं यार, क्या पूछ रहा था आपको कि इनर एज में, मतलब या फिर इनर चक्के में कि आउटर चक्के में, कौन से चक्के में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो मोर प्रेशर ऑन द आउटर एज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लो, ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व इफ पेवमेंट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द अलाइनमेंट देन द प्रेशर ऑन द आउटर व्हील्स विल बी मोर देन द प्रेशर ऑन द इनर व्हील। 24 नंबर के क्वेश्चन में आ गए। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पूछ रहा है, वही v²/127r, मतलब कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 25th नंबर क्वेश्चन, फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन इंक्रीजेस विथ, मतलब आपको पूछ रहा है कि सुपर एलिवेशन कब बढ़ेगा, ठीक है ना। समान शब्दों में पूछ रहा है कि सुपर एलिवेशन कब बढ़ेगा, फॉर्मूला आपको पता नहीं है यार, E इज इक्वल टू v²/127r, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो E + f भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि स्पीड बढ़ेगा तो सुपर एलिवेशन बढ़ेगा, लेकिन रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेडियस को घटना चाहिए, है ना। जो रेडियस ऑफ कर्व है, r रेडियस ऑफ कर्व है, तो रेडियस को घटना चाहिए और स्पीड को बढ़ना चाहिए, तो सुपर एलिवेशन भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, सुपर एलिवेशन इंक्रीजेस विथ, तो क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन में दिख रहा है कि इंक्रीजिंग इन स्पीड एंड डिक्रीजिंग इन रेडियस ऑफ कर्व। 26 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रोलिंग रेडियस। मिनिमम वैल्यू ऑफ रोलिंग रेडियस चाहिए आपको हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए प्लेन्स में, तो डिज़ाइन स्पीड कितना होना चाहिए पूछ रहा है, डिज़ाइन स्पीड कितना होना चाहिए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। डिज़ाइन स्पीड जो होना चाहिए वो 16 km/h होना चाहिए, ठीक है। क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन प्लेन्स, द डिज़ाइन स्पीड इज गिवन बाई, तो डिज़ाइन स्पीड 16 km/h प्लेन्स के केस में, ठीक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 27th में क्या पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व
फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ स्पीड ऑफ 110 kmph, है ना। तो आपको पूछ रहा है मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व, वही सेम फार्मूला है, देखो ये ऊपर में लिखा हूँ ना मैं, सुपर एलिवेशन का फार्मूला, यही सेम फार्मूला लगेगा, E + F = v²/127r। अच्छा, आपको बनता है ना तो खुद से भी बनाते रहना और आंसर देते रहना वीडियो को पॉज कर करके, ठीक। तो यहाँ पर से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, v²/127r, v का वैल्यू दिया गया है तो 110 × 110, और नीचे मैं करूँगा मैं 127, और r आपका इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ और यहाँ लिखूँगा मैं E + F। अब E और F का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो आपको स्टैंडर्ड केस याद रखना है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो प्लेन सरफेस हम लोग एज्यूम करेंगे, और प्लेन सरफेस के केस में सुपर एलिवेशन कितना होता है 7%, मतलब 0.07, ठीक है। और लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी आपको याद होना चाहिए कि 0.15 होता है। तो यहाँ पर से E + F का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, E + F का वैल्यू 0.22 आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में मैं 0.22 पुट कर दूंगा, ठीक है। और उसको फिर आप लोग थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, सी ऑप्शन 440 मीटर। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब। द अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन बाई रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट द इनर एज ऑफ द पेवमेंट। क्या पूछ रहा है, रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट द, कुल मिला के ये पूछ रहा है कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का क्या फ़ायदा होता है। तो सुपर एलिवेशन तो पहली बात हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व में प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मतलब काउंटर एक्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि जर्क वगैरह से बच सकें, हमारा गाड़ी ओवर टर्निंग वगैरह से बच सके, स्कीडिंग से बच सके। और उसके अलावा जो सी ऑप्शन पढ़ोगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अवॉइड द ड्रेनेज प्रॉब्लम। मतलब केम्बर हमको रोड में प्रोवाइड करना पड़ता था, जब आपका फ्लैट रोड होता था उस केस में केम्बर हम लोग प्रोवाइड करते थे, जानबूझकर प्रोवाइड करते थे ड्रेनेज पर्पस से, ठीक है। लेकिन सुपर एलिवेशन में केम्बर क्या प्रोवाइड करोगे, खुद में ही वो स्लोप है सुपर एलिवेशन तो, ठीक है। तो वही अवॉइड द ड्रेनेज प्रॉब्लम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सही है। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले एक्स्ट्रा वाइडनिंग मतलब क्या होता है, जो रोड के अगल बगल में जो एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते हैं रोड का, ठीक है, खास करके कहाँ पर, मोड़ में, ताकि हमारा गाड़ी जाके ठोक ना दे, ठीक है ना। जैसे कि पहाड़ वगैरह में अगर देखोगे, ठीक है ना, हिली एरिया में जो रोड होते हैं बहुत ज़्यादा सांप जैसे मुड़े उड़े होते हैं, एस सब क्या बोलना चाहिए, एस कर्व के आपके रोड बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, इनर साइड में जनरली देखोगे ना पहाड़ में, तो आपका थोड़ा वाइडर स्पेस छोड़ा जाता है, ठीक है ना, ताकि आप लोग थोड़ा स्पीड से आ रहे हो तो ब्रेक लगाने के लिए आपको समय मिल जाए और जाके पहाड़ को ठोक मत दो। तो वही चीज़ तो आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, ठीक है। और बहुत सारे पर्पस है एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने का। जब उसके अलावा एक्स्ट्रा वाइडनिंग मतलब रोड का चौड़ाई ज़्यादा प्रोवाइड करना, वही है एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और क्या, ठीक है ना। रोड मतलब मेन रोड को ही ज़्यादा प्रोवाइड करना ना, शोल्डर को आप कंसिडर मत करना कि वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, शोल्डर अलग चीज़ है, रोड का ही विड्थ बढ़ाना एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहलाता है। जैसे कि एक पर्पस ये भी हो सकता है कि जहाँ पर आपका हाई स्पीड में गाड़ी चलना है तो वहाँ का रोड का विड्थ बढ़ाओगे, ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग में आता है। मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहाँ पर आता है, ऑफ ट्रैकिंग से बचाने के लिए। ऑफ ट्रैकिंग मतलब वही मोड़ वगैरह में, पहाड़ में जनरली जब आप गाड़ी को मोड़ रहे हो तो आपका चक्का क्या हो जाएगा, जो आउटर एज है वो बाहर आने की कोशिश करेगा और हो सकता है रोड से बाहर चल दे, तो रोड से बाहर ना जाए, तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल हो तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही पूछ रहा है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि NL²/2R जो होता है वो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है, ठीक है, MW लिख देता हूँ मैं इसको। जबकि साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, V/9.5 √/R होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन, गलत है। नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन पे मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड करेगा, एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ लेन है। ऑप्शन बी में पूछ रहा है कि मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब ये उल्टा बोल दिया, गलत बोल दिया इसको भी, क्योंकि मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, वी आपका स्पीड है। तो कुल मिला के जो सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी निकल के आ रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ द हिली रोड,
द एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज़ जनरली प्रोवाइडेड ऑन, अभी मैं बताया आपको कि हिली रोड जो होते हैं उसमें जनरली एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग इनर साइड में प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर पहाड़ होता है, ठीक है। एक्सीडेंट जाके ठोक मत दे यार साधारण भाषा में, ठीक। तो वही चीज़ है आपका। तो फुली ऑन द क्या हो जाएगा, इनर साइड ऑफ द कर्व, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालने के लिए बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, जब आपको दे दिया गया है कि रोड का विड्थ जो है 10.5 मीटर है और बस आपको निकाल के बताना है। आर आपका रेडियस है, रेडियस ऑफ द कर्व है। फॉर्मूला क्या होता है अभी मैं बताया, एन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r होता है, ठीक है। एन एल स्क्वायर बाई 2r होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लेन होता है। 10.5 मीटर विड्थ दिया गया है तो नंबर ऑफ लेन आपको पहचानना आना चाहिए। नहीं पता है तो एक बार जल्दी से बता देता हूँ। 3.75 मीटर में आपका क्या होता है, सिंगल लेन रोड होता है, जबकि डबल लेन रोड जो होता है वो 7 मीटर का होता है विदाउट कर्व। और विथ कर्व जब हम लोग बात करें, अच्छा कर्व क्या होता है बोलोगे, तो कर्व जो होता है रोड के साइड में जो हम लोग जो ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, या फिर बोल सकते हो जो आपका फुटपाथ को मेन जो कैरिएज वे है या फिर जो पेवमेंट है उससे जो अलग करता है, ठीक है, उसी को कर्व बोलते हैं। कर्व का एक और काम क्या होता है, जो लेटरल जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है रोड में, ठीक है ना। डिफरेंट लेयर होते हैं ना रोड में, सब ग्रेड, फिर बेस, सब बेस, उसके बाद फिर आपका ऊपर में आता है बेस कोर्स, सरफेस कोर्स सॉरी। तो ये जो जितने लेयर होते हैं रोड के उसको लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है कर्व, ठीक है, जो कि किनारे में होता है रोड के। और उसी कर्व में ही ड्रेनेज के लिए होल भी होता है जहाँ से पानी एंटर करता है अंदर में नाली में, ठीक है। तो यही सब चीज़ वही कर्व होता है, ठीक है। तो विथ कर्व जब हम लोग बोलेंगे तो 7.5 मीटर हो जाएगा डबल लेन रोड का विड्थ मैं बता रहा हूँ। और यहीं पर जब हम लोग इंटरमीडिएट लेन की बात करेंगे, ना सिंगल ना डबल, दोनों के बीच का, तो 5.5 मीटर हो जाता है। और जब हम लोग बात करेंगे मल्टी लेन की, ठीक है, तो मल्टी लेन के लिए हम लोग 3.5 इंटू एन कर देते हैं। मतलब अपने को चाहिए 5 लेन का रोड, ठीक है। मेरे को कोई पूछ रहा है कि 5 लेन का रोड का विड्थ कितना होना चाहिए, तो सिंपली हम लोग 3.5 इंटू 5 कर देंगे और उसको बता देंगे कि भाई आपका रोड इतना चौड़ा होना चाहिए करके, ठीक है। तो वही चीज़ है। खैर इस क्वेश्चन में अपने को फॉर्मूला तो पता है कि मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग एन एल स्क्वायर बाई 2r करके निकालते हैं, लेकिन एन का वैल्यू आपका क्वेश्चन में पुट कर दिया है। एन का वैल्यू 10.5 के जगह में, मतलब 10.5 मीटर विड्थ है रोड का, तो कितना लेन रखूँगा मैं एन के जगह में, कितना लेन रखूँगा, 3 लेन नहीं रखूँगा मैं, क्योंकि 3.5 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10.5 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग पता कर लोगे कि हमारा रोड कितना है, 3 लेन का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 3 इंटू एल स्क्वायर बाई आर, ठीक। आगे बढ़ें। 32 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे एज पर द IRC रिकमेंडेशन। देखो हाईवे में जब बोलेगा तो ट्रांजिशन कर्व का जो शेप होता है वो स्पाइरल शेप का होता है। रेलवे में बोलता है तो वो क्यूबिक पैराबोला का होता है, याद रखना। रेलवे केस में हम लोग क्या लेंगे, क्यूबिक पैराबोला लेंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि फॉर डिज़ाइन डैट लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व शुड बी टेकन विच इज़। लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व जब हम लोग निकालते हैं तो बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। और दोनों में जो बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है। वैसे तीसरा केस भी होता है जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला का, डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करते हैं, 2.7 वी स्क्वायर बाई आर ऐसा करके, तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। और फिर तीनों में जो सबसे बड़ा वैल्यू होता था वही हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो जाएगा, ठीक है ना। आ गया कि नहीं। लेंथ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था आपका, 0.0215 वी क्यूब बाई सी आर, जबकि रेट ऑफ सुपर एलिवेशन के लिए हम लोग निकालते थे तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता था, ठीक है। ये सब डिटेल हो जाएगा यार, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम डिज़ाइन ग्रेडियंट फॉर द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड इज। देखो मैक्सिमम डिज़ाइन ग्रेडियंट पूछ रहा है ना, डिज़ाइन ग्रेडियंट, इस चीज़ में फोकस डालना। तो मैक्सिमम डिज़ाइन ग्रेडियंट क्या होता है पहले ये समझना।
एक इंजीनियर या फिर डिज़ाइनर या फिर जो भी रोड को बना रहा है वो ये चाहेगा कि मेरा रोड डिज़ाइन ग्रेडियंट पे बने। मतलब डिज़ाइन ग्रेडियंट एक हिसाब से आइडियल ग्रेडियंट है और बेस्ट ग्रेडियंट है। तो मैक्सिमम डिज़ाइन ग्रेडियंट कितना होना चाहिए किसी भी रोड का, तो इसका आंसर हो जाएगा रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो रूलिंग ग्रेडियंट ही डिज़ाइन ग्रेडियंट होता है। ठीक, लेकिन यहीं पर अगर अपने को डिज़ाइन ग्रेडियंट की बात नहीं करता, सिर्फ अपने को पूछता कि मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होता है, तो मैक्सिमम ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, तो मैक्सिमम ग्रेडियंट जो होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट ही मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा आई थिंक रूलिंग ग्रेडियंट से भी छोटा जो होता है मिनिमम ग्रेडियंट होता है। मिनिमम ग्रेडियंट के बाद आपका रूलिंग ग्रेडियंट आता है, रूलिंग ग्रेडियंट के बाद लिमिटिंग ग्रेडियंट और सबसे बड़ा ग्रेडियंट एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन डिज़ाइन ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट ही होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 35th नंबर के क्वेश्चन में, तो परसेंटेज कंपनसेशन इन ग्रेडियंट फॉर द रूलिंग ग्रेडियंट इज 4% एंड हॉरिजॉन्टल कर्व इज 760 मीटर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है, थोड़ा सा घुमा दिया। देखो एक्चुअली में अपन क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, परसेंटेज कंपनसेशन निकालने बोला है ना। तो कंपनसेशन निकालने के लिए अपने पास दो फार्मूला होता है, 30 + R/R या फिर 75/R। दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होता है, दोनों में जो लेस वैल्यू होता है, वही हमारा क्या होता है, ग्रेड कंपनसेशन होता है। और कंपनसेटेड ग्रेड बोलता तो एक स्टेप और बढ़ जाते, जो भी ग्रेड है उसको कंपनसेटेड ग्रेड कंपनसेशन से माइनस कर देते थे। खैर अभी उसको छोड़ो, अभी अपने को ग्रेड कंपनसेशन पूछ रहा है, तो ये दो वैल्यूज़ है, फॉर्मूलाज है, इसमें हम लोग पुट करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होता था, दो केस होता है कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका रूलिंग ग्रेडियंट 4% से स्टीपर होगा। ठीक है ना, 4% से स्टीपर होगा, ये पहला केस है। और दूसरा केस ये है कि जब आपका रेडियस ऑफ कर्व 305 मीटर से कम होगा, रेडियस ऑफ कर्व जब 305 मीटर से कम होगा और ग्रेडियंट स्टीपर देन 4% होगा, तभी हमको ग्रेड कंपनसेशन निकाल सकते हैं या फिर ग्रेड कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज ग्रेड कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब बहुत बड़ा रेडियस होता है तो ग्रेड कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपका ग्रेडियंट कम होता है तो ग्रेड कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, ग्रेड कंपनसेशन मतलब ग्रेड में कमी करना। ठीक है ना, ग्रेड में कमी क्यों करेंगे, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेड हो जाएगा तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट होने का चांस है, तो इसलिए अपने को ग्रेड कंपनसेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ग्रेडियंट आपका 4% है और रेडियस ऑफ कर्व ज़्यादा है 760 मीटर, तो ग्रेड कंपनसेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो आंसर आ जाएगा नो कंपनसेशन। ठीक है, आंसर मत निकालते बैठ जाना। इसके बाद 36 नंबर के क्वेश्चन में आपको बोला है, सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको अब ग्रेडियंट दे दिया गया है, ग्रेडियंट 5%, 1 इन 20 मतलब 5% होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि आपको कंपनसेटेड ग्रेड निकालना है। तो ऊपर में जो मैं फॉर्मूला बताया 30 + R/R और 75/R, इन दोनों में पुट करोगे और जो लेस वैल्यू आएगा उसको लिख दोगे। हालांकि आपको पता है कि जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है 75/R, इसी में आप लोग पुट करोगे तो आपको लेस वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इसी में मैं पुट कर दूंगा, लगभग 1 के बराबर आंसर आ जाएगा 1%। अब ये 1% क्या आया, ग्रेड कंपनसेशन आया। अपने को क्या पूछ रहा है, कंपनसेटेड ग्रेड पूछ रहा है। तो कंपनसेटेड ग्रेड इज इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रेड माइनस ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड क्वेश्चन में दिया है 5% और कंपनसेटेड ग्रेड हम लोग निकाले 1%, ग्रेड कंपनसेशन हम लोग निकाले 1%। तो दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो तो आपको कंपनसेटेड ग्रेड मिल जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बोल रहा है द केम्बर ऑफ द रोड शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। आपको पता होगा कि केम्बर जो होता है, या फिर मैं ग्रेडियंट बोलूँ तो ग्रेडियंट जो होता है किसी भी रोड में हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो कम से कम 2 टाइम्स ऑफ द केम्बर प्रोवाइड करते हैं। ग्रेडियंट आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्लोप होता है उसको बोलते हैं, और केम्बर जो होता है जो लेटर डायरेक्शन में स्लोप होता है रोड का, उसको केम्बर बोलते हैं। और दोनों ही किसी भी रोड में प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, एक ड्रेनेज पर्पज़ से और एक जो होता है आपका किस पर्पज़ से प्रोवाइड करते हैं, ग्रेडियंट को, क्योंकि जो साइड में जो नाली या फिर ड्रेनेज प्रोवाइड किए हो उसमें अपने को स्लोप प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। और अगर आप रोड को फ्लैट प्रोवाइड कर दिए हो
मतलब रोड में ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड किए हो, और ग्रेडियंट नाली में तो प्रोवाइड करना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रेडियंट रहेगा तभी उसमें जो आने वाला पानी है वो नीचे जाएगा, मतलब अब स्ट्रीम साइड में जाएगा और जाके जहाँ मिलना होगा मिलेगा। तो एक समय में नाली गहरा होते जाएगा और एकदम गहरा होते जाएगा, ठीक है, और रोड आपको ऊपर ही रहेगा। इसलिए नाली का जितना स्लोप होता है उतना ही स्लोप के साथ साथ रोड भी चलते जाता है और उसी को ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो इतना डीप में मैं बता रहा हूँ तो आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा और आप चाहते हैं कि आगे और ऐसा ही लेक्चर या फिर क्वेश्चन वाले मैं वीडियो अपलोड करूं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे थोड़ा लगेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और बनाने में और मज़ा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपको यही बोल रहा था कि केम्बर ऑफ द रोड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द ग्रेडियंट बोल सकते हो। इस यहाँ पर से देखो ना, जब आपका ग्रेडियंट 2 टाइम्स ऑफ केम्बर होता है तो केम्बर हाफ टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा। तो ऊपर में अगर मैं जाऊँ तो ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा, ऑप्शन डी में यही लिखा है कि हाफ द लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज प्रिफर्ड इन वेली कर्व। वेली कर्व के लिए क्यूबिक पैराबोला शेप होता है। ये सब एकदम रटा हुआ होना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, रटना ही पड़ेगा आपको। क्यूबिक पैराबोला शेप होना चाहिए वेली कर्व का। वेली कर्व, सेक कर्व, ये सब जान रहे हो, ये वर्टिकल कर्व्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द वैल्यू ऑफ द रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन्स एज पर द IRC रिकमेंडेशन इज, ठीक है। अब आपको रूलिंग ग्रेडियंट पूछ रहा है, यहाँ पर से ग्रेडियंट से कंफ्यूज मत होना। लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट अलग चीज़ है, रूलिंग ग्रेडियंट डिज़ाइन ग्रेडियंट होता है, और ये हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं। किस केस में पूछ रहा है अपने को, प्लेन के केस में पूछ रहा है। प्लेन्स या फिर रोलिंग टेरेन के केस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं 3.3%, मतलब इसको 1 in 30 ले सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ जब आपका हिली एरिया में पूछता तो हिली एरिया में हम लोग कितना लेते हैं, 5%, मतलब हम लोग कितना ले सकते हैं, 1 in 20 ले सकते हैं। और यही चीज़ जब आपका स्टीपर टेरेन के केस में पूछता, स्टीप टेरेन के केस में पूछता, तो ये हम लोग अप्रॉक्स 6 से 7% लेते हैं। तो ये आपका 1 in 16.7 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। पूछ किसके लिए रहा था, प्लेन टेरेन के केस में पूछ रहा था रूलिंग ग्रेडियंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 in 30। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ द समिट कट द डेविएशन एंगल विल बी मैक्सिमम। डेविएशन एंगल कब मैक्सिमम होगा, जब आपका एसेंडिंग ग्रेडियंट मीट विथ्स डिसेंडिंग ग्रेडियंट। जैसे कि एक मैं समिट कर्व बना लेता हूँ, तो ये आपका मान लेते हैं समिट कर्व है, तो ये आपका एसेंडिंग ग्रेडियंट है और ये आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट है। दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब उसके लेफ्ट साइड में आपका एसेंडिंग ग्रेडियंट, राइट साइड में डिसेंडिंग ग्रेडियंट, दोनों जहाँ पर मिल रहा है वहीं पर आपका डेविएशन एंगल सबसे ज़्यादा होगा। मतलब ये जो एंगल बन रहा है यही आपका डेविएशन एंगल है, ठीक है। आगे समझ में, तो डेविएशन एंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स विथ डिसेंडिंग ग्रेडियंट, ऑप्शन बी। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेली कर्व का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। वी बता दिया है कि स्पीड ऑफ द व्हीकल है, और ग्रेडियंट बता दिया है, एन आपका क्या है, डेविएशन एंगल है, और टोटल लेंथ ऑफ द वेली कर्व पूछ रहा है। लेंथ ऑफ द वेली कर्व निकालने का 2 कंडीशन होता था, 2 तरीका होता था। एक होता था कंफर्टेबल कंडीशन में, ठीक है ना, और दूसरा जो होता था आपका हेडलाइट साइड डिस्टेंस के केस में, ठीक है। जब अपने को हेडलाइट साइड डिस्टेंस या फिर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता था तब एक अलग फार्मूला निकलता था वेली कर्व के लिए, और जब अपने को कंफर्टेबिलिटी कंडीशन के केस में पूछता था तो फार्मूला आपका निकल के आता था 0.38 √/NV³, ठीक है। तो आपको ये तो नहीं बोला है कौन सा कंडीशन है, लेकिन ऑप्शन देख के ही समझ में आ गया है कि कौन से कंडीशन के लिए पूछ रहा है। तो 0.38 NV³ टू द पावर 1/2 या फिर √/NV³ जैसे बोलना चाहो, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और जबकि NS² डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.035 एस हम लोग किस केस में लेते थे, ये भी आपका वेली कर्व निकालने का, मतलब लेंथ ऑफ वेली कर्व निकालने का फॉर्मूला होता था जब आपको हेडलाइट साइड डिस्टेंस या फिर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पता होता था, है ना। अब हम लोग देखते थे, अच्छा इसके अंदर भी 2 केस होता है, जब लेंथ ऑफ द कर्व स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज़्यादा
तो ये उसी केस में था, ये वाला जो फार्मूला है। और जब लेंथ ऑफ द कर्व लेस देन हो जाता था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तब आप लोग उल्टा कर देते थे, मतलब 2s माइनस क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035s और डिवाइडेड बाई में n, ये फार्मूला बन के आ जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ये सब आपको पता ही होगा आई थिंक। 42 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब आपका असेंडिंग ग्रेडियंट दिया गया है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट दिया गया है, दोनों समान है 1/50, और आपको पूछ रहा है लेंथ ऑफ द समिट कर्व निकालना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द समिट कर्व निकालने के लिए पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस केस में जनरली स्टूडेंट्स को डाउट ये आता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब इस केस में निकालने के लिए पूछ रहा है, तो इसका भी 2 कंडीशन होता था, जब एल ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एल लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, ये 2 केस होता था। तो आपको जब कुछ नहीं दिया है तो आपको सेकेंड वाले केस को कंसिडर नहीं करना है, आपको मान के चलना है कि लेंथ ऑफ द कर्व इज़ ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, और इस केस में आपका फॉर्मूला निकल के आता था NS² डिवाइडेड बाई 4.4। ठीक है, इसमें बस आपको पुट कर देना है। ओके, आगे बढ़ें, इसमें बस पुट करना है, आई थिंक आप लोग बना लोगे, एक बार बना के बता दूं क्या। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/50 असेंडिंग ग्रेडियंट है, और डिसेंडिंग ग्रेडियंट कितना बोल रहा है आपका, यही करते थे ना हम लोग, 1/n माइनस 1/n1 माइनस 1/n2। ठीक है, यही आपका क्या होता था, ग्रेडियंट यानी n का वैल्यू होगा। ठीक, तो वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। तो इसमें 1/n माइनस 1/n हो जाएगा, क्योंकि वो डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट में माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला में माइनस होता है, लेकिन असेंडिंग ग्रेडियंट प्लस में लोगे, और डिसेंडिंग ग्रेडियंट दूसरा वाला डिसेंडिंग ग्रेडियंट है ना, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका 2/50 यहाँ पुट करूँगा मैं, और एस की जगह मैं 80 × 80 पुट करूँगा, और 4.4 तो आपका नीचे में है ही। इसको सॉल्व करना है यार बस। ठीक है, आराम से कर लोगे मेरे ख्याल से, काट फेट के सॉल्व कर लेना, आंसर 60 आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। 43 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है, हाईवे फैसिलिटीज़ आर डिज़ाइन फॉर। हाईवे फैसिलिटीज़ को डिज़ाइन किया जाता है 30th हाईएस्ट अर्ली वॉल्यूम के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये 30th हाईएस्ट अर्ली वॉल्यूम क्या होता है, पूरे साल भर में 29 टाइम से ही आपका ट्रैफिक जैम लग सकता है, जो भी रोड आप बनाए हैं या फिर जो डिज़ाइन किए हैं उसमें। ठीक है, 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं 30th हाईएस्ट अर्ली वॉल्यूम। मतलब ये एक प्रकार से ग्राफ होता है ना, एक प्रकार से ग्राफ होता है टाइम और किसके बीच में, समय के नहीं, हाँ टाइम ही तो समय होता है, किसके बीच में होता है, ऐसा करके ग्राफ होता था। उससे अपने को पता चल पाता था कि कौन से समय में, मतलब उसका ट्रैफिक कंडीशन पता चल जाता था और जैम के बारे में पता चल जाता था। तो कुल मिला के पूरे साल भर में 29 टाइम से ही आपका जैम अलाउबल होता था, उससे ज़्यादा नहीं होता था। उसी को हम लोग 30th हाईएस्ट अर्ली वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, और ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। एनोस्कोप इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग स्पॉट स्पीड मेज़रमेंट करते हैं। ऑन द स्पॉट जो स्पीड मेज़र कर लेते हैं व्हीकल का, उसी को हम लोग एनोस्कोप बोलेंगे। ठीक है, एनोस्कोप मतलब पुलिस लोग भी यूज़ करते हैं ना, जो तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं उसके स्पीड को मेज़र करने के लिए एनोस्कोप यूज़ करते हैं वो लोग। ठीक, तो उनको पता चल जाता है। उसके बाद फिर 45 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको हाईवे जियोमेट्री डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए कितने परसेंटाइल स्पीड को कंसिडर करोगे। 98 परसेंटाइल स्पीड कंसिडर करते हैं। ठीक है, फॉर दी हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन पर्पज द स्पीड यूज इज 98 परसेंटाइल स्पीड, इसको याद रखना। उसके बाद 46 में कौन सा सही है पूछ रहा है, तो ट्रैफिक वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी मोर देन द ट्रैफिक कैपेसिटी, गलत है। अब देखो, ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक रोड है, तो इस रोड में ये मान लेते हैं ये एक सेक्शन है, ये सेक्शन मान लेते हैं 1 किलोमीटर का सेक्शन है, तो इस सेक्शन में मान लेते हैं गाड़ी आपका आ रहा है, तो पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम मतलब पर आवर हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, इस पर मिनट या फिर पर आवर या फिर पर डे में कितना गाड़ी उस सेक्शन में
आ रही है या फिर क्रॉस कर रही है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। इस सेक्शन को याद रखना, ये जो सेक्शन है इस पर्टिकुलर सेक्शन से कितने गाड़ी क्रॉस कर रही है पर यूनिट टाइम में, ठीक है। किसी भी सेक्शन से, रोड में कोई सा भी सेक्शन ले लो, उस सेक्शन से अब गिनते बैठे रहो कि उस सेक्शन से कितनी गाड़ी एक घंटे में क्रॉस की, वही उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है उस रोड का, जितना मैक्सिमम वॉल्यूम होता है उसी को उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। अब सोच के देखो, जो कैपेसिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम से ज़्यादा ही होगा ना, तो वही चीज़ तो है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको पता लगाना है। तो ट्रैफिक कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक वॉल्यूम नहीं होगा, यही तो सही है। उसके बाद फिर देखना, लेंथ ऑफ अ व्हीकल अफेक्ट्स, जो गाड़ी का, कोई सा भी गाड़ी है, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई सा भी कार है, तो उसका जो लेंथ है वो क्या चीज़ को इफेक्ट करेगा, क्या रोड के विड्थ को इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा। रोड के टर्निंग रेडियस को इफेक्ट करेगा, करेगा। तो वही चीज़ आपको पता लगाना है, बस एलिमिनेट करते जाओ, ऑप्शन में निकलते जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी देख लो सही है, एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ द पेवमेंट एंड मिनिमम टर्निंग रेडियस को इफेक्ट करेगा। एक्स्ट्रा विड्थ, विड्थ नहीं है वो, एक्स्ट्रा विड्थ है। एक्स्ट्रा विड्थ बताया ना, मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल, दो प्रकार का एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है, ठीक है। जनरली अपन टर्निंग में प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, है ना, और साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग किस लिए प्रोवाइड करते हैं, तो जब आप गाड़ी के स्पीड को बढ़ाना वगैरह हो जहाँ पर, तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ओवर टर्निंग, जहाँ पर सेफ ओवर टर्निंग की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ओवर टर्न होता है, मतलब ओवर टर्निंग ज़्यादा होता है जहाँ पर गाड़ी, ठीक है ना, मतलब कुल मिला के नेशनल हाईवे वगैरह में साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इसलिए वहाँ का वेट भी ज़्यादा रखते हैं रोड का। आगे देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल एज रिकमेंडेड बाय द IRC इज, ये आपको याद होना चाहिए, 2.44 मीटर जो होता है मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल होता है ना। लेंथ ऑफ द व्हीकल आई थिंक 6 मीटर होता है क्या, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द व्हीकल, और हाइट ऑफ द व्हीकल जहाँ तक मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है, भूल जा रहा हूँ मैं, 3 मीटर के आसपास था हाइट ऑफ द व्हीकल भी, है ना। और विड्थ तो आपको दिया है क्वेश्चन में 2.44, और हाँ आई थिंक ये जो है ना 3.81 मीटर यही हाइट होता है, ठीक है, और लेंथ 6 मीटर बताया ना, ठीक। आगे देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन, डिज़ायर लाइन आर प्लॉटेड इन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। अब देखो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का एक जो ड्रॉबैक है ना, या फिर क्या बोलना चाहिए, जो कॉन्स है वो यही है कि इसमें सिस्टमेटिक टॉपिक से लगातार क्वेश्चन नहीं दिया गया है, कोई सा भी टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है, और आई थिंक यही इसका एक बेनिफिट भी है, प्रोज भी है, ठीक है ना, जिससे अपने को अच्छे से, मतलब जब पढ़े रहोगे थेरी को तभी आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कोई से भी टॉपिक से उठा के। तो आगे देखते हैं, डिज़ायर लाइन्स आर प्लॉटेड इन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़। जब हम लोग करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग जब पढ़ते हैं, तो उसमें एक ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा निकालने के लिए डिज़ायर लाइन प्लॉट करते हैं। डिज़ायर लाइन क्या होता है, कोई सा भी ए स्टेशन है और बी स्टेशन है, ए बी स्टेशन के बीच में हम लोग डिज़ायर लाइन प्लॉट करते हैं, ठीक है। और ये जो डिज़ायर लाइन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और जितने नंबर ऑफ ट्रिप्स होंगे उतना ही ज़्यादा थिकनेस डिज़ायर लाइन का होगा, या फिर उल्टा बोल सकते हैं, जितना ज़्यादा डिज़ायर लाइन थिक होगा उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रिप्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रिप्स मतलब ए से बी जाना, बी से ए आना, ये एक ट्रिप हुआ, वैसी 2 ट्रिप, 3 ट्रिप, ऐसे करके हो सकता है। तो कुल मिला के डिज़ायर लाइन किससे रिलेटेड है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी से। अच्छा एक काम करते हैं, 50 मतलब 50 नंबर क्वेश्चन इस पेज को कर लेते हैं ना, 55 तक कर लेते हैं आज, फिर आज का ब्रेक करेंगे, फिर कल करेंगे, है ना। Which of the following is preferred for collecting the origin and destination data? Origin and destination data कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड होते थे, जिसमें रोड साइड इंटरव्यू मेथड होता था, लाइसेंस प्लेट मेथड होता था, ठीक है, रिटर्निंग पोस्ट कार्ड मेथड होता था, टैग ऑन कार मेथड होता था, तो ये सब मेथड होते थे, होम इंटरव्यू मेथड होता था। तो इसमें सभी ऑप्शन सही ही हैं, लेकिन इसमें आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के लिए इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट है, ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पूछा है, तो सबसे बेस्ट होता है आपका लाइसेंस प्लेट मेथड, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक।
51 नंबर क्वेश्चन में आपको वेविंग क्या होता है पूछा है, मतलब उल्टा बोल देते हैं, डायरेक्ट डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि वो वेविंग के बारे में पूछा है, तो आंसर तो आपका डी हो गया। क्वेश्चन में यही पूछा था कि ट्रैफिक मैनोवर सोन इन फिगर, मतलब जो दिख रहा है आपको वो क्या चीज़ है फिगर में। तो दिख रहा है ये आपका एक रोड जा रहा था, एक रोड उसको ऐसा क्रॉस करके फिर उसके पैरेलल आ गया, तो इसी को वेविंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसा 90 डिग्री में आता तो वो क्रॉसिंग होता था। ठीक है, एक होता है मर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग रोड, मतलब एक ऐसा आके मर्ज हो गया तो मर्जिंग हो गया। ठीक है, और ऐसा करके आपका ये सब मर्जिंग है मतलब, और वैसी रोड में आपका ऐसा करके डाइवर्ज हो गया तो डाइवर्जिंग रोड हो गया। ये सब आपको पता होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं अब 52 नंबर के क्वेश्चन में, डायग्राम विच शोज द अप्रॉक्सीमेट पाथ ऑफ द व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियन इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट इज नोन एज। ठीक है, तो दो प्रकार के डायग्राम होते हैं, एक कंडीशन डायग्राम होता है, कोलिजन डायग्राम होता है। ठीक, तो ये वो एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, मतलब गाड़ी चला रहे हो और किसी को जाके पेल दिया, मान लो कि किसी जानवर को, किसी आदमी को जाके पेल दिया आप। ठीक है, मतलब कि ठोक दिए। एकदम फ्रैंक हो जा रहा हूँ मैं, तो मतलब समझना भावनाओं को। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करना है तो कौन से डायग्राम के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, कोलिजन डायग्राम के हेल्प से कर सकते हैं। और क्वेश्चन में वही पूछा है कि डायग्राम विच शोज द अप्रॉक्सीमेट पाथ ऑफ व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियन इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, जिनका एक्सीडेंट हो गया है उसका अप्रॉक्सीमेट पाथ पता करना है या फिर अप्रॉक्सीमेट स्टडी करना है, तो कोलिजन डायग्राम के हेल्प से कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन डी। और यही चीज़ पूछता कि हमने को डिटेल जानकारी चाहिए, डिटेल स्टडी करना है एक्सीडेंट का, तो उस केस में हम लोग क्या लेते, कंडीशन डायग्राम लेते। ठीक है, दो क्वेश्चन बन गए आपसे। 53 नंबर का क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल। मिनिमम स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा करके पूछ रहा है आपको। क्या चीज़ के बारे में पूछ रहा है उसको थोड़ा सोचने की कोशिश किया करो, फार्मूला याद करने की कोशिश किया करो। कैपेसिटी का एक फार्मूला होता था 1000 V/s, जिसमें V स्पीड होता था किलोमीटर पर आवर में, S स्पेसिंग होता था, ठीक है, गाड़ी के बीच का। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि स्पीड को जब बढ़ाओगे, V को जब बढ़ाओगे तो S में क्या होगा, तो मतलब V और S देखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, C इंटू एस इंटू मतलब V, तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस का, तो इसमें वही है इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक, तो क्या हो जाएगा आपका जो मिनिमम स्पेसिंग है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिंग बढ़ जाएगा, ख़त्म। उसके बाद फिर देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और इसी में देखना, इस फॉर्मूला में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि स्पीड जब बढ़ रहा है तो कैपेसिटी में क्या इफेक्ट होगा। तो कैपेसिटी का इफेक्ट ऐसा होता है कि कैपेसिटी शुरुआत में तो बढ़ेगा, लेकिन जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच जाएगा तो फिर घटने लग जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फर्स्ट अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजिंग, इसका आंसर होगा। ठीक है, स्पेसिंग बोलेगा तो स्पेसिंग बढ़ेगा स्पीड बढ़ने के साथ साथ, लेकिन कैपेसिटी क्या होगा तो वो मैं अभी बता दिया आपको। अब आगे देखना 54 नंबर का क्वेश्चन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी क्या बताऊँ मैं इसको, रो इंटू क्या लिखते थे हम लोग, V, या फिर रो इंटू एस। स्पीड को अगर V से रिप्रेजेंट कर रहे हो, S से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, तो डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा, ट्रैफिक स्पीड, ऑप्शन ए। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डिज़ाइन कैपेसिटी। अब देखो यार, डिज़ाइन कैपेसिटी मतलब प्रैक्टिकल कैपेसिटी, डिज़ाइन कर रहे हो आप, खुद से बना रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है ना, तो वो चीज़ क्या चीज़ कहला रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ कहलाएगा, तो उसको अपन प्रैक्टिकल कैपेसिटी बोलेंगे। थेरेटिकल कैपेसिटी मतलब जो बुक में दे दिया है आपको, कुछ सोचना नहीं है दिमाग से, बस जो बोला है उसको एडॉप्ट कर लेना है, तो वो थ्योरेटिकल चीज़ है। तो वो डिज़ाइनिंग कैसे कहलाया, तो दो चीज़ में कन्फ्यूज़न ही होता था, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कैपेसिटी, बाकी चीज़ तो होता नहीं है। तो इनमें से जो डिज़ाइन कैपेसिटी होता है वो एक्चुअली में प्रैक्टिकल कैपेसिटी को ही डिज़ाइन कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन में एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल दे दिया गया, मतलब एज का वैल्यू दे दिया गया है 20 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है, पेशेंस बना के रखो, हो सकता है ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, 1.5 के स्पीड में देख लो वीडियो को, ठीक है, थोड़ा कम टाइम में देख लोगे, और जिसको सब चीज़ पता है पहले से, वो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको स्किप करके देख सकते हो, है ना, जैसे आपकी मर्जी। खैर आगे बढ़ते हैं। द एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल इज़ 20 मीटर, मतलब एज का वैल्यू दिया गया है और आपसे पूछ क्या रहा है,
आपसे पूछ रहा है द कैपेसिटी ऑफ द ट्रैफिक लेन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, मतलब कैपेसिटी पूछ रहा है जब स्पीड दिया गया है, ठीक है। तो आपको स्पेसिंग भी दे दिया गया है, स्पीड भी दे दिया गया है जो कि आपका 50 kmph है ना, और आपको कैपेसिटी पूछ रहा है। ऊपर में फॉर्मूला मैं बताया 1000 V/s, V का वैल्यू किलोमीटर पर आवर में 50 रख दोगे और S का वैल्यू 20 मीटर में रखना, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर से बस इसको सॉल्व करना है, ये 20 पंचे हो जाएगा, मतलब 2500 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो व्हीकल पर आवर में 2500 व्हीकल पर आवर कैपेसिटी हो जाएगा इस रोड की। आ गया समझ में, ठीक। फॉर्मूला बस का खेल था। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो है वो मैं स्टॉप करता हूँ। होप आपको सब चीज़ समझ में आया होगा, समझ नहीं आया होगा, कुछ चीज़ डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। करते नहीं हो, कर सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, ठीक है। मैं इतना एफर्ट दे के वीडियो बना रहा हूँ तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। और लाइक शेयर करना आपका जिम्मेदारी है, करना होगा कर देना। तो मिलते हैं हम लोग कल। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।